Hello everyone, welcome to Vyas Academy and welcome to another lecture of the molecular basis of inheritance। and ये वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो इफ अगर आप लोग ने शुरू से इस चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग लेक्चर 1 से कंटिन्यू कर सकते हो, और एल्स आप लोग को जो भी टॉपिक में डाउट है आप सीधा अगर ये टॉपिक को भी उठाकर इसका लेक्चर देख रहे हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एनीवे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सी, ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है, लेट मी बी क्लियर, ये वाला जो टॉपिक है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, हमारे कोर्स में या एनसीईआरटी में 2 पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक में कैसे पैकेजिंग होती है डीएनए की और यूकैरियोटिक में कैसे पैकेजिंग होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, आई गेस कि आप लोग को पता होगा क्योंकि ये 11वीं क्लास का टॉपिक है ऑलरेडी। ठीक है, एनीवे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। तो सी अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग को ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, तो 2 अलग अलग इसमें टॉपिक है। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग होती कैसे है ना, तो सी सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हमको प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस दिखाई देता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या ओल्ड। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब द सेल विच है प्रिमिटिव और ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ओल्ड टाइप के न्यूक्लियस से मतलब क्या है, इसका मतलब इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं दिखाई देता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो हमको ये दोनों चीजें नहीं दिखाई देती। इसका मतलब क्या, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें हमको सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़ के हमको कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को ध्यान से देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमको ये कुछ राइबोसोम दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म दिखाई देता है और ये यहाँ पर हमको ऐसा डीएनए दिखाई देते रहता है। ठीक है, ऐसा डीएनए दिखाई देता है। ना न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना डीएनए में, ना हमको साथ में इसके हिस्टोन प्रोटीन दिखाई देता है। पर क्या इसका मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होगा ये पूरा बिखरा हुआ रहेगा इसके साइटोप्लाज्म में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, समझो ध्यान से। जो डीएनए होता है, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से होता है। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। कुछ हमको ऐसे प्रोटीन्स दिखाई देते हैं डीएनए के अलावा, हमको प्रोकैरियोट में कुछ ऐसे प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, जो कि डीएनए एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करके डीएनए क्लस्टर के फॉर्म में हमको एक ही जगह में कॉइल्ड दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए में हमको ये यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन दिखाई देता है और डीएनए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एक ही जगह में डीएनए हमको गुच्छे में दिखाई देता है। ठीक है, हमको जिस जगह में डीएनए दिखाई देता है उसी एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड। ठीक है, आई गेस स्पेलिंग सही है इसके। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है कि मेरे को सिर्फ यहीं पर न्यूक्लियोइड दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल तो नहीं, अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मेरे को यहाँ पर ऐसे ऐसे डीएनए क्लस्टर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो मैं ये वाले एरिया को न्यूक्लियोइड बोलूंगी। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर डीएनए दिखाई दे रहा है तो मैं इस एरिया को न्यूक्लियोइड बोल दूंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हम लोग न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड जहां पर हमको डीएनए दिखाई देते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी को प्रोकैरियोटिक में डीएनए की पैकेजिंग ऐसी होती है। डीएनए के साथ हमको कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जो कि एक जगह में हमको क्लस्टर्ड के फॉर्म में दिखाई देते हैं। जिस जगह में डीएनए दिखाई देता है उसी एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। दैट्स इट। प्रोकैरियोटिक में इसकी ऐसी पैकेजिंग होती है। अब हमको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे
कैसे होती है। इससे पहले स्लाइड्स में जो जो लिखा है हम लोग उसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है स्लाइड में, द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज अबाउट 2.2 मीटर, ठीक है। हमारा जो डीएनए होता है ये 2.2 मीटर लंबा होता है। इंपॉर्टेंट है ये नीट में या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं हमारे, ठीक है। 2.2 मीटर मतलब बहुत लंबा होता है। टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर हमको दिखाई देता है, ठीक है। इतने बेस पेयर होते हैं। ये एक्सियल राइस होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको उतना लेंथ डीएनए का दिखाई देता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, देखो क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल विच डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सच एज एस्ट्रिया कोलाई द डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, ये फॉस्फेट की वजह से, वेरी गुड, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाई। आई गेस ये लाइन एकदम क्लियर हो गया होगा हम लोग को, ठीक है। द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में सिर्फ न्यूक्लियोइड वर्ड को याद रखना है हम लोग को कि ऐसे इसकी पैकेजिंग होती है। आगे क्या लिखा है, खत्म, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में हम लोग सब आते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, देखो समझो, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है न्यू या एडवांस, ठीक है, न्यू या एडवांस, ठीक है। न्यू या एडवांस टाइप का न्यूक्लियस जहां पर दिखाई देता है, ऐसे सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम, ठीक है, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एडवांस टाइप के न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देगा और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी दिखाई देता है हमको, ठीक है। हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन होता है। इसका मतलब अगर हम अपने सेल को देखेंगे तो हमारे सेल में हमको न्यूक्लियस में ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, ठीक है, ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर हमको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ऐसे दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी दिखाई देता है, ठीक है। अगेन हमारा जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, दैट इज बहुत लंबा होता है हमारा डीएनए, ठीक है। मतलब हमारे शरीर से लंबा हमारा डीएनए होता है। समझो हमारे बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डीएनए है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियस, ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डीएनए है। इसका मतलब अगर हम अपने बॉडी के पूरे सेल के डीएनए को निकाल के जोड़ेंगे ना तो यहाँ से चांद तक के जा सकते हो, चांद को 2 बार लपेट के वापस भी आ जाओगे। यहाँ पर इतना लंबा हमारा डीएनए होता है। बट माई पॉइंट इज कि इतना लंबा डीएनए हमारे बॉडी के अंदर आता कैसे, एंड दैट टू हमारे बॉडी में भी हमारे सेल के अंदर, ठीक है। हम लोग का सेल इतना सा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और छोटा सा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है सेल के अंदर, हमको बेसिकली इसको देखना है। समझो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है। मुझे पता नहीं कब कौन सा फेस्टिवल आता है, बट एक फेस्टिवल आता है मकर संक्रांति, उसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो जो घिरनी होता है, घिरनी बोल रही हूँ, जो मांझा होता है, मांझा कितना लंबा होता है, राइट, है ना। मांझे को अगर मैं बिछाना चालू करूंगी तो वो हो सकता है कि वो हमारे घर से भी बाहर निकल जाए, इतना लंबा वो मांझा होता है, ठीक है। बट स्टिल हम उसको अपने घर के अंदर रखते हैं ना उस मांझा को, ठीक है। घर के अंदर कैसे मैं उस मांझे को फैला के रख दूंगी कि अपने घर के अंदर नहीं, क्यों नहीं फैला के रखूंगी, क्योंकि कोई चल फिर रहा है, कोई फंस के गिर सकता है, पता चला पापा पर भी कोई गिर गया तो मेरे को ही पड़ जाएगा उल्टा, है ना। तो ये तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उस मांझे को घिरनी में लपेट के रख देते हैं, राइट, है ना। सेम हमारा डीएनए भी होता है, ठीक है। हम लोग का जो डीएनए होता है ये एक मांझा के जैसे, ये बहुत लंबा है, ठीक है, 2.2 मीटर लंबा है और इसको हम लोग घिरनी में लपेट के रख देते हैं। तो जो घिरनी का काम करता है वो हिस्टोन प्रोटीन करता है, ठीक है। समझो अब ध्यान से, हमको ऑलरेडी पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो कि हिस्टोनिक टाइप का प्रोटीन है। तो ये
अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। हमको हिस्टोन प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड दिखाई देता है वो लाइसिन और एर्गेनाइन अमीनो एसिड दिखाई देता है। लाइसिन एंड अर्गेनाइन स्पेलिंग देख लेना प्लीज, ठीक है। अर्गेनाइन अमीनो एसिड दिखाई देता है। इस अमीनो एसिड की वजह से इस हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है लाइसिन एंड अर्गेनाइन की वजह से, ठीक है। अब देखो समझो, जो हिस्टोन प्रोटीन भी होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन भी 5 टाइप के होते हैं। एक होता है H1, H2A, H2B, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसमें से H1 को छोड़ के ये जो H2, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सबके दो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्टेमर बनाते हैं, ठीक है। मतलब इन लोग ऐसे दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन लोग ऐसे 8 मॉलिक्यूल का मिलाकर एक ऑक्टेमर बनाते हैं। हर हिस्टोन के H1 को छोड़ के सारे हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल ईच। H2A के 2 मॉलिक्यूल हमको दिखाई देते हैं, H2B के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, H3 के 2 दिखाई देते हैं एंड H4 के, ठीक है। तो इन लोग सब मिलके एक ऑक्टेमर बनाते हैं जिसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। और इस ऑक्टेमर में अब जो डीएनए होता है, डीएनए हमको ऐसे लपेटाया हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इस ऑक्टेमर में डीएनए हमको ऐसे लपेटाया हुआ दिखाई देता है। एक ऑक्टेमर में डीएनए में जो हिस्सा लपेटाया हुआ दिखाई देता है वो 200 बेस पेयर लपेटाए हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है, समझना ध्यान से। क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है। फिर से रिपीट करियो। जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 को छोड़ के बाकी सबके 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्टेमर बनाते हैं। उस ऑक्टेमर में डीएनए पूरा लपेटाया हुआ रहता है। एक ऑक्टेमर में डीएनए के 200 बेस पेयर लपेटाए हुए रहते हैं। अब हम इसको एक साथ मिला के, ठीक है, जब हमको ऑक्टेमर में डीएनए पूरा फोल्डेड दिखाई देता है तो इसको एक साथ मिला के हम लोग न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ऐसा होता है। तो डीएनए ऐसे पैक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इतना लंबा सा हमको डीएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आएगा तो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ये हमको ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये ऐसा दिखाई देता है। ये जो गोल गोल बना रही हूँ ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ऐसा हमको दिखाई देने लगता है, ठीक है। एक इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इफ लेना होगा। चलो देखो, अब ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम है, अगेन मैं इसको सिंपल ऐसे बना दे रही हूँ। ये एक ऑक्टेमर है। ऑक्टेमर में हमको डीएनए पूरा ऐसे रैपअप दिखाई देता है, ठीक है। इसी को हम लोग एक साथ मिला के न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये न्यूक्लियोसोम रिपीट होता है, ठीक है। और ये रिपीट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमको थ्रेड लाइक दिखाई देता है, धागे के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और एट द सेम टाइम ये एक स्टेनिंग बॉडी होती है इसकी, ठीक है। स्टेनिंग बॉडी का मतलब क्या कि क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं। मैं कलर करूंगी तो वो दिखाई देगा। ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा सेल डिवाइड नहीं करता है तो डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो इनविजिबल होता है, वो हमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। डीएनए अपने धागे के फॉर्म में इधर उधर घुमा हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग हमको दिखाई देता है। पर जब सेल डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है, तब धीरे से क्या होगा, जो डीएनए, जो इतना लंबा जो डीएनए होता है, वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से न्यूक्लियोसोम बनाएगा, ठीक है। अब वो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। यहाँ पर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चौथा न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके ये जो पूरे जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग एक साथ मिला के क्रोमैटिन बोल देते हैं, वही है। तो जो क्रोमैटिन होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेनिंग बॉडी होती है। ये क्रोमैटिन को रियलिटी में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये हमको बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे
ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब ये ऐसा दिखाई देगा हमको कि एक लंबा सा धागा है और इसमें ऐसे ऐसे हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम होता है, सॉरी जो क्रोमैटिन होता है, ऐसे हमको दिखाई देता है। मतलब धागे में मोतियां डाल दी हूँ मैं या गांठें बना दी हूँ वैसा। तो ये जो गांठ होता है ये ऑक्टेमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, ठीक है। बट यू नो क्रोमैटिन भी अगेन ये इतना लंबा स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टिल नहीं समा पाता है और ज्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए अपने आप को श्रिंक किया और न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट हुए और क्रोमैटिन बनाए। अब क्रोमैटिन को और श्रिंक करना पड़ता है क्योंकि क्रोमैटिन भी इतना लंबा रहता है कि वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं समा सकता, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन होता है इस क्रोमैटिन को और श्रिंक और कंडेंस करना पड़ता है, ठीक है। बट देखो जब क्रोमैटिन बनता है ना तो क्रोमैटिन बनने के दौरान सारे हिस्टोन प्रोटीन यूज हो जाते हैं, तो एक भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है, नहीं बचता है। इसलिए जब क्रोमैटिन को और श्रिंक या और कंडेंस करना रहता है तो यहाँ पर अब हिस्टोन प्रोटीन की जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये इस क्रोमैटिन को और कंडेंस कर देंगे, ठीक है। इन लोग इसको और इतना छोटा सा कंडेंस करते हैं, कंडेंस करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे। और फिर इसको इन लोग पूरा कंडेंस करके जो स्ट्रक्चर हमको आखिरी में दिखाई देता है उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन और कंडेंस होता है और वो क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम 11 क्लास में पढ़े होगे, ऐसा टाइप का पढ़े होगे, ठीक है। इसी का एक हिस्सा हम यहाँ पर बना दिए हैं, ये एक हिस्सा है क्रोमोसोम का, ऐसा दिखाई देता है। हालांकि ये अलग चीजें होती है, ये 11 क्लास का टॉपिक था हमारा, उतना डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में ऐसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। ये जो मॉडल होता है इसको हम लोग न्यूक्लियोसोमल मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियोसोम रिपीट होगा, क्रोमैटिन बनाएगा, क्रोमैटिन और कंडेंस होगा और वो क्रोमोसोम बनाएगा। दिस टाइप ऑफ डीएनए पैकेजिंग इज नोन एज द न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है। हमारे में ऐसा दिखाई देता है। देखो अब यहाँ पर एक चीज और समझना, इसको मैं मिटा रही हूँ फिर से, ठीक है। इसको अगर ध्यान से समझोगे और या ध्यान से देखोगे और तो देखो इसमें हमको क्या समझ में आया कि जो डीएनए है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की मदद से क्या बनाया यहाँ पर, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये न्यूक्लियोसोम रिपीट हुए, ठीक है। रिपीट होने से इन लोग क्या बनाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन और फर्दर कंडेंस या श्रिंक होके ये क्या बनाया, क्रोमोसोम, ठीक है। और फाइनली हमारे जो सेल होता है, हम लोग के सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम दिखाई देता है जो कि 23 पेयर में अपने आप को अरेंज करता है। तो ऐसे जो डीएनए 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए होता है ये अपने आप को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अरेंज कर लेता है हमारे सेल के अंदर या हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ऐसा होता है। अगेन डीएनए और हिस्टोन एक साथ मिला के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम में हमको क्या दिखाई देता है, हिस्टोन का ऑक्टेमर होता है, ठीक है। एक ऑक्टेमर में कितने बेस पेयर लपेटाए हुए रहते हैं, 200 बेस पेयर लिपटे हुए हमको दिखाई देते हैं। सॉरी, न्यूक्लियोसोम रिपीट हुआ, क्रोमैटिन बना। क्रोमैटिन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देगा हमको, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। ये फर्दर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। जब क्रोमैटिन और फर्दर कंडेंस होता है तो कौन सा प्रोटीन लगता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसका मतलब क्या, इतना लंबा डीएनए था, ये न्यूक्लियोसोम बनाया, ठीक है। न्यूक्लियोसोम रिपीट हुए तो उसी को हम लोग क्रोमैटिन बोले। ये क्रोमैटिन फर्दर और ऐसे कंडेंस होगा और फिर ये एट लास्ट क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। ऐसा हमको दिखाई देता है। माय पॉइंट इज कि जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाते रहते हैं तो ये जो बीच का जो फेज हमको दिखाई देते हैं ना, तो ये बीच के फेज में अगर मैं आप लोग से पूछूं कि अगर मैं इसको कलर करूंगी, ठीक है, तो कलर अगर मैं इस हिस्से को कलर करूंगी, ठीक है, तो कलर करने के बाद मेरे को ये वाले क्रोमैटिन के दो हिस्से दिखाई देंगे। ये वाला हिस्सा डार्कली स्टेन हो जाएगा, ठीक है, डार्कली स्टेन, और जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा लाइटली स्टेन होगा,
लाइटली स्टेन क्यों होगा, समझ पा रहे हो ना, मेरे पास एक धागा है, ठीक है, वो धागे को मैं एकदम लंबा बिछाई हूँ और यहाँ पर मैं उसका क्लस्टर बना दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर ऊपर पूरा कलर को गिराऊंगी तो ज्यादा कलर मेरे को क्लस्टर वाले हिस्से में दिखाई देगा और जो लंबा सा है वहां पर मुझे कलर कम दिखाई देगा, ठीक है। तो जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्म होते रहता है तो हमको क्रोमैटिन के दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक ऐसा हिस्सा होता है जो जो टाइटली कॉइल्ड हो जाता है, जो जो ज्यादा कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है, जो जो मोर कॉइल्ड होता है, ये एक वो हिस्सा होता है, ठीक है। और जो लेस कॉइल्ड हमको दिखाई देता है एक वो हिस्सा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस दोनों हिस्से को पूरा कलर करेंगे तो जो मोर कॉइल्ड होता है वो डार्कली स्टेन होगा, ज्यादा कलर दिखाई देगा। जो लेस कॉइल्ड होता है वो लाइटली स्टेन होता है, कम दिखाई देता है, ठीक है। ये क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो डार्कली स्टेन होता है, ये वाले हिस्से को हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो लाइट स्टेन हुआ रहता है इस वाले हिस्से को हम लोग यूक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है, यूक्रोमैटिन कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे को डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक पेपर दे रही हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरे पास एक पेपर है, अब वो पेपर को मैं पूरा ऐसे वो श्रिंक कर दी और मैं बोल रही हूँ चलो इसको पढ़ो, तो इसको पढ़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। उसको कब पढ़ पाओगे? जब वो अच्छे से ओपन रहेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्रोमैटिन में कौन से हिस्से को तुम लोग पढ़ पाओगे, जो जो ज्यादा कॉइल्ड है कि जो कम कॉइल्ड है, जो लेस कॉइल्ड है, जो लाइटली स्टेन है, मतलब जो यूक्रोमैटिन का जो हिस्सा है, ठीक है। डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हम बाद में बात करने वाले हैं इसके बारे में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ जाओ, ठीक है। डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ के जब आरएनए बनता है तो उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो बेसिकली डीएनए का जो यूक्रोमैटिन वो हिस्सा होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली मैं बोल सकते हैं इसको, स्पेलिंग देख लेना, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हिस्सा होता है। और जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला हिस्सा होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव वाला हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, दैट्स इट। ये डीएनए की पैकेजिंग है यूकैरियोटिक में, थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे स्लाइड्स में क्या लिखा है, सी आगे स्लाइड्स में क्या लिखा है, इन यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली कहाँ चले गया, सी इन यूकैरियोट देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन, पता है, दैट आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड एर्गेनाइन, ये भी हमको पता है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है दिस इज द हिस्टोन ऑक्टेमर, दूसरा कलर कर देती हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है हमको ये हिस्टोन का ऑक्टेमर है, ठीक है, ये एक ऑक्टेमर है। ये ऑक्टेमर टोटल 8 हिस्टोन से मिलके बना हुआ है, 4 अलग अलग टाइप। कौन कौन से टाइप? H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये सबके दो दो मॉलिक्यूल, सबके दो दो मॉलिक्यूल, ठीक है, इससे ऑक्टेमर बना। और ये डीएनए हमको लपेटाया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितने बेस पेयर लपेटाए हुए रहते हैं? 200 बेस पेयर, वेरी गुड, ठीक है। ये जो H1 हिस्टोन होता है, H1 हिस्टोन 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग H1 हिस्टोन को लिंकर डीएनए भी बोल देते हैं कभी कभी, तो लिंकर डीएनए भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, पता है, H1, H2A, H3 एंड H4 पढ़ चुके हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर, ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called as the nucleosome, very very important। और इसीलिए हम अपने अंदर जब डीएनए की पैकेजिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको न्यूक्लियोसोमल मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स अ 200 बेस पेयर, पता है हमको ऑलरेडी। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग, जो न्यूक्लियोसोम होता है ये रिपीट होता है और ये बनाता है क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन होता है ये थ्रेड लाइक स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, मैं बस रीड कर रही हूँ कि बुक में क्या लिखा है। क्रोमैटिन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रोमैटिन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये हमको बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को ओपन करके देखना, जहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए का टॉपिक लिखा हुआ है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है।
दिस स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर। ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये फर्दर कॉइल होते हैं और ये बनाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन जब फर्दर कॉइल होते हैं तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से कॉइल होते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम बोलते हैं। जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जब और कंडेंस या श्रिंक होता है तो वो सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में होता है, ठीक है। ये 11th क्लास का टॉपिक था, बट अभी उतना हमको डीप डाउन नहीं जाना है। 11th क्लास में जब सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ोगे तो मेटाफेज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इन अ न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में क्या लिखा है, सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, ठीक है। जो लूजली पैक्ड होगा वो लाइटली स्टेन होगा और वैसे वाले हिस्से को हम लोग यूक्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। और जो कुछ रीजन्स होते हैं क्रोमैटिन के, ये डेंसली पैक्ड होते हैं जो कि डार्कली स्टेन होते हैं, इसको हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, और ये इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को यहाँ तक के पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। दैट्स इट, ये वाले लेक्चर में सिर्फ इतना था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी तक के हम लोग ने क्या क्या चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुका है कि डीएनए कैसा दिखाई देता है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, पिच क्या होता है, एक्सियल राइस क्या होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल था, ये कैसे पता चला था हमको। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। इफ अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आया होगा तो भी बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगी कि उन चीज़ों को कवर अप करने का। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड। अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो।